हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने लेखा अनुपात का अर्थ, परिभाषा, अनुपात विश्लेषण का महत्व, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं विस्तार से डिस्कस की थी। आज अपन लेखा अनुपातों के आयाम, डायमेंशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है जिसके माध्यम से व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेखों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सूचनाओं से आपस में गणितीय संबंध स्थापित करने का कार्य लेखा अनुपातों का होता है। इसलिए लेखों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सूचनाओं में आपस में गणितीय संबंध स्थापित करने से प्राप्त परिणाम लेखा अनुपात होते हैं। यदि सूचनाएं लेखों से संबंधित न होकर रसायन जांच से संबंधित है तो उससे प्राप्त परिणाम रासायनिक अनुपात कहलाते हैं, लेखा अनुपात नहीं। लेखों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में से यदि अपन 4 महत्वपूर्ण शब्दों का चयन करें तो उनमें पूंजी, संपत्ति, विक्रय और लाभ को शामिल किया जाएगा। ये चारों शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका विस्तृत रूप देखने पर पूरे व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये चारों शब्द एक दूसरे से इतने घनिष्ठ हैं कि इनमें एक दूसरे में कारण और परिणाम का संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि इन्हें चक्र के रूप में दर्शाएं तो ज्ञात होता है कि व्यापार द्वारा जितने अधिक चक्रों को पूरा किया जाएगा उतना ही व्यापार का लाभ बढ़ेगा। इसे चित्र के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जब इन शब्दों का विस्तार करें तो ज्ञात होता है कि पूंजी में अंश पूंजी या मालिकों का धन या ऋण पूंजी शामिल की जाएगी। पूंजी से संपत्तियों का सृजन होता है और संपत्तियों को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां। और इन दोनों ही प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग से वस्तु का निर्माण करके उसे विक्रय योग्य बनाया जाता है। इसमें सामग्री, श्रम, निर्माण व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय शामिल होते हैं। माल का विक्रय करने पर लाभ अर्जित होता है जिससे पूंजी में वृद्धि होती है। यहाँ जाकर चक्र पूरा हो जाता है। लाभ का विस्तार करें तो अपन लाभ को 3 भागों में बांटते हैं, सकल लाभ, संचालन का लाभ और शुद्ध लाभ। यदि लाभ का संबंध पूंजी से स्थापित किया जाए तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर ज्ञात हो जाती है। यदि लाभ का संबंध विक्रय से स्थापित किया जाए तो लाभ की सीमा, प्रॉफिट मार्जिन ज्ञात हो जाता है। यदि विक्रय का संबंध पूंजी से स्थापित किया जाए तो पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्ञात हो जाता है। और यदि विक्रय का संबंध कुल संपत्तियों से स्थापित किया जाए तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, मतलब कुल शुद्ध संपत्ति आवर्त अनुपात, नेट टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात हो जाता है। कुल शुद्ध संपत्तियों की राशि उतनी ही होती है जितनी विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड,
होती है, विनियोजित पूंजी में अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों की निधि शामिल की जाती है। अतः पूंजी आवर्त अनुपात उतना ही आएगा जितना कुल शुद्ध संपत्ति आवर्त अनुपात आता है। लाभ सीमा मतलब प्रॉफिट मार्जिन अनुपात और पूंजी आवर्त अनुपात का गुणनफल मतलब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो दोनों को गुणा कर दें तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय के बराबर दर आ जाएगी, जो इस चित्र से स्पष्ट है। ये दोनों ही चित्र जो आपकी स्क्रीन पे थे, पहला पूंजी, संपत्ति, विक्रय और लाभ शब्द का विस्तार बता रहे थे, और ये दूसरा डायग्राम पूंजी, संपत्ति, विक्रय तथा लाभ का अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, एसेट, सेल्स एंड प्रॉफिट प्रदर्शित कर रहे थे, जिसका अपन ने अभी डिस्कशन किया। विभिन्न विद्वानों द्वारा लेखा अनुपातों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए हैं। इन दृष्टिकोणों के आधार पर विभिन्न अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, और इन दृष्टिकोणों के आधार भी वित्तीय विवरण पत्र ही होते हैं। यदि चिट्ठे से संबंधित अनुपातों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उन्हें चिट्ठे पर आधारित अनुपात कहते हैं, और लाभ हानि खाते से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो उन्हें लाभ हानि खाते से संबंधित अनुपातों के रूप में जाना जाता है। तो अनुपातों की गणना उनका उपयोग करने वाले पर, अर्थात चाहे वो लेनदार हो, चाहे अंशधारी हो, प्रबंधक हो या दीर्घकालीन ऋणदाता, आधारित हो तो उसे उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ज्ञात अनुपात कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अनुपातों की गणना उनका उपयोग करने वालों पर आधारित हो तो उसे उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ज्ञात अनुपात कहते हैं। विस्तृत रूप से अनुपातों का कोई वर्गीकरण न होकर उनकी गणना प्रबंधकीय कार्यों के मूल्यांकन के लिए ही की जाती है, और उसके आधार पर विभिन्न संबंधित पक्षकार व्यवसाय के बारे में अपना मत निर्धारित करते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन लेखा अनुपातों के माध्यम से निम्नलिखित 3 आयामों 3 डायमेंशंस पर करके प्रबंधकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें पहला है लाभार्जन क्षमता का विश्लेषण, दूसरा है क्रियाशीलता या पूंजी के उपयोग का विश्लेषण, और तीसरा है आर्थिक स्थिति का विश्लेषण। तो सबसे पहले लाभार्जन क्षमता का विश्लेषण, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। लाभार्जन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए इस विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधकों की प्रबंधकीय कुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। अच्छी लाभार्जन क्षमता कुशल प्रबंध का प्रमाण होती है
और यदि लाभार्जन क्षमता में कमी होती है तो यह अकुशल प्रबंध का परिचायक होती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रबंधकीय कार्य की भी योग्यता के अनुसार विभाजित करके संबंधित प्रबंधकों को अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं और उस कार्य के निष्पादन के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस दृष्टि से लाभार्जन क्षमता का भी विश्लेषण 3 अलग अलग भागों में बांटकर किया जाता है। नंबर 1, उत्पादन और विक्रय प्रबंधन की कार्यकुशलता, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजमेंट। दूसरा, व्यवसाय संचालन की प्रबंधकीय कुशलता, बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और अंतिम, प्रबंध की सर्वांगीण कार्यकुशलता, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले लेते हैं उत्पादन और विक्रय की कार्यकुशलता, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजमेंट। उत्पादन और विक्रय की कार्यकुशलता ज्ञात करके इसके द्वारा उत्पादन विभाग के प्रबंधक एवं विक्रय विभाग के प्रबंधक की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके मूल्यांकन के लिए सकल लाभ का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। पहला, सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा, विक्रय माल की लागत का अनुपात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। तीसरा, सामग्री उपयोग अनुपात, मटेरियल कंजम्पशन रेशियो या रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो, इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो भी कह सकते हैं। चौथा, परिवर्तन लागत अनुपात, कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो। पांचवा, श्रम लागत अनुपात, लेबर कॉस्ट रेशियो। और अंतिम, निर्माण व्यय अनुपात, जिसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब अपन इनकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला अपन लेते हैं सकल लाभ अनुपात। यह अनुपात विक्रय पर सकल लाभ की दर या सीमा बतलाता है। इसके द्वारा उत्पादन और विक्रय प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किए जाने के साथ साथ आयकर अधिकारियों के लिए फर्म का लाभ निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। इसकी सहायता से स्टॉक को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अनुपात में परिवर्तन बहुत सारे कारणों से होता है, जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1, प्रति इकाई विक्रय मूल्य घट जाए या बढ़ जाए तो यह अनुपात बदल जाता है। दूसरा, प्रति इकाई कच्ची सामग्री का मूल्य घट जाए या बढ़ जाए तो यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है। थर्ड, मजदूरी की दरें घटे या बढ़े तो भी यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है। फोर्थ, मजदूरों की कार्यकुशलता बढ़े या घटे तो यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है। पांचवा, कारखाना संचालन व्ययों में कमी आ जाए या वृद्धि हो जाए तो भी यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह सातवां, प्रारंभिक रहतिया का मूल्यांकन घट जाए या बढ़ जाए तो भी सकल लाभ अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह अंतिम रहतिया का मूल्यांकन घट जाए या बढ़ जाए तो भी यह परिवर्तित हो जाता है। यदि माल की चोरी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है या चोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इन दोनों ही कारणों से ये सकल लाभ अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह उत्पादन में सस्ती वस्तु का मिश्रण बढ़ा दें या महंगी वस्तु का मिश्रण घटा दें या उल्टा कर दें
तो भी सकल लाभ अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह व्यापारिक छूट की दर घट जाए या बढ़ जाए तो भी अनुपात परिवर्तित हो जाता है। और सामग्री का अपव्यय वेस्टेज घट जाए या बढ़ जाए तो भी सकल लाभ अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इस अनुपात का बढ़ना उत्पादन और विक्रय प्रबंधक की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है और घटना विक्रय प्रबंधक की अकार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। इससे उत्पादित होने वाली वस्तुओं की लाभदायकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऊंचा सकल लाभ अनुपात व्यवसाय की अधिक लाभदायकता का प्रतीक माना जाता है। सकल लाभ अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है सकल लाभ अपॉन सेल्स इंटू 100। सकल लाभ मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन बिक्री मीन्स सेल्स इंटू 100, अर्थात सकल लाभ में शुद्ध विक्रय की राशि का भाग देकर 100 से गुणा करने पर सकल लाभ अनुपात प्रतिशत में ज्ञात हो जाता है। यहाँ शुद्ध बिक्री का अभिप्राय कुल विक्रय में से विक्रय वापसी घटाने के पश्चात प्राप्त राशि से है। इसके बाद अपन दूसरा अनुपात लेते हैं विक्रित माल की लागत का अनुपात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। उत्पादन और विक्रय की कार्यकुशलता मापने का यह महत्वपूर्ण अनुपात है। इस अनुपात के बढ़ने का आशय है कि उत्पादन और विक्रय की कार्यकुशलता में गिरावट आई है। इस अनुपात के बढ़ने पर सकल लाभ अनुपात घटता है और इस अनुपात के घटने पर सकल लाभ अनुपात बढ़ता है। इसके परिवर्तन के कारणों में वे सभी कारण शामिल हैं जो अपन ने पिछले सकल लाभ अनुपात में परिवर्तन के कारणों के अंतर्गत डिस्कस किए थे। अंतर केवल यही है कि जिन कारणों से सकल लाभ अनुपात घटता है उन्हीं कारणों से विक्रित माल की लागत का अनुपात बढ़ जाएगा और जिन कारणों से सकल लाभ अनुपात बढ़ता है उन कारणों से विक्रित माल की लागत का अनुपात घट जाता है। अब विक्रित माल की लागत अपन कैसे ज्ञात करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। विक्रित माल की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर प्रयुक्त कच्चा माल प्लस रूपांतरण लागत, अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। अब बात आती है कि विक्रित माल की लागत इस फॉर्मूले के अलावा और किसी से नहीं निकल सकती। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, वो है विक्रय माइनस सकल लाभ। तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब विक्रित माल की लागत का अनुपात ज्ञात करना है तो अपन ज्ञात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इंटू 100, अर्थात विक्रित माल की लागत में शुद्ध विक्रय का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो विक्रित माल की लागत का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। एक और फॉर्मूला भी अपन डिस्कस कर सकते हैं जिससे विक्रित माल की लागत का अनुपात प्राप्त हो जाता है, वो है विक्रित माल की लागत का अनुपात बराबर 100 माइनस सकल लाभ अनुपात, जो आप जानते हैं 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इंटू 100। दूसरा है सेल्स माइनस जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। और तीसरा है 100 माइनस जीपी रेशियो। लागत लेखांकन के अनुसार समझें तो विक्रित माल की लागत वही राशि होगी जो राशि कारखाना लागत की प्राप्त होती है। इसके बाद अगला अनुपात लेते हैं कच्ची सामग्री उपयोग अनुपात।
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो। वस्तु के निर्माण में सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इसके मूल्य, किस्म, मिश्रण तथा अपव्यय का प्रभाव इस अनुपात पर पड़ता है। यदि सामग्री के मूल्य में वृद्धि होती है तो अन्य बातें समान रहते हुए सामग्री उपयोग अनुपात बढ़ेगा और कमी होने पर घट जाएगा। इसी प्रकार यदि घटिया सामग्री का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है तो सामग्री सस्ती प्राप्त होने के कारण यह अनुपात उसी दशा में घटेगा जबकि तैयार माल उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो जितना अच्छी सामग्री के प्रयोग से प्राप्त होता है। सामान्यतः घटिया सामग्री के प्रयोग से तैयार माल की मात्रा कम प्राप्त होती है। ऐसी दशा में यह अनुपात बढ़ जाता है। यदि उत्पादन की प्रक्रिया में सामग्री का अपव्यय अधिक हो तो यह अनुपात बढ़ जाता है और अपव्यय नियंत्रित हो जाता है तो यह अनुपात घट जाता है और यह अपव्यय बढ़ा या घटा इसकी तुलना गत वर्षों में हुए अपव्यय से की जाती है। यदि भंडार में कच्चा माल चुराने की प्रवृत्ति बढ़ी है, मतलब भंडार से कच्चा माल चोरी हो जाता है, तो यह अनुपात बढ़ जाएगा। यदि वस्तु का निर्माण एक से अधिक कच्ची सामग्री के मिश्रण से होता है जिसमें कुछ सामग्री कीमती हो, मतलब कॉस्टली हो, और कुछ सामग्री कम कीमती हो, तो जो आप लोग सामग्री वहाँ काम में लेंगे उसमें महंगी सामग्री ज़्यादा काम में ले ली और सस्ती सामग्री कम काम में ली तो यह अनुपात बढ़ सकता है। इसी तरह कच्चे माल को आरंभिक तथा अंतिम रहतिया के मूल्यांकन में परिवर्तन का प्रभाव भी इस अनुपात पर पड़ेगा। प्रारंभिक रहतिया का मूल्यांकन बढ़ जाता है और अंतिम रहतिया का मूल्यांकन घट जाता है तो यह अनुपात बढ़ जाता है, और प्रारंभिक रहतिया का मूल्यांकन घटने और अंतिम रहतिया का मूल्यांकन बढ़ने पर यह अनुपात घट जाता है। इसी प्रकार विक्रय मूल्य की दर बढ़ने पर अन्य बातें समान रहते हुए यह अनुपात घट जाता है और विक्रय मूल्य की दरें घटने पर यह अनुपात बढ़ जाता है। इसी प्रकार व्यापार के विक्रय में यदि कुल विक्रय की मात्रा यथावत ही रहे, यदि व्यापार के विक्रय में कुल विक्रय की मात्रा यथावत ही रहे, व्यापारिक छूट की दर बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त क्रय प्रबंधन और क्रय नीतियों में परिवर्तन का भी इस अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। माल खरीदते समय न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, मितव्ययी आदेश मात्रा, खतरनाक स्तर तथा अब नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए सामग्री प्रबंधन हो तो यह अनुपात घटता है। इसी तरह सामग्री के निरंतर मूल्यांकन की पद्धति अपनाई गई हो तो यह अनुपात नियंत्रित होगा या घटेगा। प्रयुक्त सामग्री या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ज्ञात करने का फॉर्मूला है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया प्लस सामग्री का क्रय माइनस सामग्री का अंतिम रहतिया, अर्थात रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जैसे ही प्रयुक्त सामग्री ज्ञात हो गई तो सामग्री जो उपयोग हुई है, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो यूज हुआ है उसका अनुपात अपन ज्ञात कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो, कच्ची सामग्री उपयोग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि ऊपर अपन ने निकाली, अपॉन सेल्स इंटू 100, अर्थात प्रयुक्त सामग्री में शुद्ध बिक्री का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो ज्ञात हो जाएगा। यहाँ बिक्री से अभिप्राय वही पिछली बार बताया, सकल बिक्री में से विक्रय वापसी घटाने के बाद प्राप्त शुद्ध विक्रय की राशि से। अब चौथा बिंदु आता है परिवर्तन लागत अनुपात, कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो। कारखाने में कच्ची सामग्री को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए मजदूर तथा कारखाना ऊपरी व्ययों का भुगतान
करना पड़ता है। तो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है और फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री में किए जाते हैं उनकी जोड़ जो आती है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है। मजदूरी की दरों में परिवर्तन होने, मजदूरी की दरों में परिवर्तन होने, श्रमिकों की कार्यकुशलता में परिवर्तन होने से अन्य बातें समान रहे तो यह अनुपात परिवर्तित हो सकता है। मजदूरी की दरें बढ़ने पर यह अनुपात बढ़ जाता है और घटने पर यह अनुपात घट जाता है। यदि श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो तो यह अनुपात कम हो जाता है और कार्यकुशलता बढ़े तो यह अनुपात घट जाता है। चूंकि श्रमिकों की कार्यकुशलता व्यापार की परिस्थितियों के हिसाब से, जैसी उन्हें सुविधाएं दी जाती है उसके हिसाब से कार्यकुशलता बढ़ती और घटती है। तो कार्यकुशलता यदि बड़ी है तो कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो कम हो जाएगा और कार्यकुशलता घटी है तो ये बढ़ जाएगा। कारखाने का संचालन कुशलता से हो तो ऊपरी व्यय घटेंगे तो ये अनुपात भी घटेगा, और इसके विपरीत परिस्थिति में संचालन की कुशलता न होगी तो ऊपरी व्यय बढ़ेंगे तो ये अनुपात भी बढ़ जाएगा। परिवर्तन लागत कन्वर्जन कॉस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रत्यक्ष मजदूरी डायरेक्ट वेजेज प्लस निर्माणी व्यय या कारखाना ऊपरी व्यय, जिसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रत्यक्ष मजदूरी और निर्माणी व्यय जोड़ दें तो कन्वर्जन कॉस्ट ज्ञात हो जाती है, और कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो ज्ञात करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट में शुद्ध बिक्री का भाग देकर 100 से गुणा करने पर कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो आ जाता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो बराबर कन्वर्जन कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, अर्थात परिवर्तन लागत अपॉन शुद्ध बिक्री इंटू 100। इस अनुपात के आधार पर कारखाना प्रबंधक या उत्पादन प्रबंधक की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुपात में परिवर्तन के कारणों में मजदूरी, निर्माण व्ययों के अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का संचित प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक जैसी भी स्थिति हो शामिल होता है, परंतु मजदूरी एवं कारखाना ऊपरी व्ययों में होने वाले परिवर्तनों के लिए इनके पृथक अनुपात भी ज्ञात किए जाते हैं। अब इसके पृथक अनुपात दो टुकड़ों में अपन ज्ञात करेंगे, श्रम लागत अनुपात और निर्माण व्यय अनुपात। तो अगला है श्रम लागत अनुपात, लेबर कॉस्ट रेशियो। इस अनुपात के आधार पर श्रमिकों के निरीक्षकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है कि उनका श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार का है। असामान्य कार्यहीन समय तो विद्यमान नहीं है। इस अनुपात में परिवर्तन श्रमिकों की मजदूरी की दरों तथा कार्य की दशाओं में होने वाले परिवर्तन से होता है। श्रम निकासी का भी इस अनुपात पर प्रभाव पड़ता है। यदि श्रम निकासी की दर अधिक होगी तो यह अनुपात बढ़ जाएगा, जो खराब श्रम नीति का परिचायक होगा। श्रम लागत अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष मजदूरी में शुद्ध बिक्री का भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है, अर्थात लेबर कॉस्ट रेशियो बराबर डायरेक्ट लेबर अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और लास्ट इसका अनुपात है निर्माण व्यय अनुपात, जिसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। यह अनुपात कारखाना प्रबंधक की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए निकाला जाता है। कारखाना ऊपरी व्ययों में बढ़ोतरी, दरों में वृद्धि के साथ साथ कारखाना प्रबंधक की कमजोरी को भी यह दर्शाता है, अर्थात कारखाना ऊपरी व्ययों में बढ़ोतरी होती है या दरों में वृद्धि होने के साथ साथ कारखाना प्रबंधक की कमजोरी से भी ये अनुपात बढ़ जाता है। कारखाना में प्रयुक्त सामग्री की चोरी, अपव्यय आदि से भी यह अनुपात बढ़ जाता है। यदि कारखाने में बिजली या पावर का सही उपयोग न हो तो भी यह अनुपात
परिवर्तित होता है। निर्माण व्यय अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला है निर्माण व्यय अपॉन शुद्ध बिक्री इंटू 100, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज रेशियो बराबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज अपॉन सेल्स इंटू 100। इसके बाद अपन व्यवसाय संचालन की प्रबंधकीय कुशलता की जानकारी प्राप्त करेंगे।